क्यों स्मृति जी, आप ऐसा क्यों करती हैं? बोलने से पहले आप कम से कम गूगल ही कर लेती, लेकिन अपने अज्ञान पर 200% भरोसा और मैं केंद्रित रहना शायद आपको ऐसा करने नहीं देता। खैर, कोई बात नहीं। आप और स्मिता प्रकाश दोनों को हम विस्तार से समझा देंगे कि LGBTQIA+ में गे मेन के अलावा और कौन कौन आते हैं। कहीं स्मृति जी पर मेरी PhD ना हो जाए। कुछ सिर्फ औरतों की राह का रोड़ा बनकर रह गए, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, दब गया, हवा निकल गई दबदबे की। और उसके बाद भी शहीदाना अंदाज अपनाया उन्होंने कि साक्षी ने कुश्ती का त्याग कर दिया, मैं भी करता हूं बात बराबर। नहीं, बात बराबर कैसे? ब्रजभूषण जी, आप और साक्षी एक नहीं है। उस महिला ने आपके अन्याय और इस दबदबे से तंग आकर संन्यास की घोषणा की, और आपने तब, जब कोई और उपाय नहीं बचा, नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को भी भंग कर दिया गया। पीरियड लीव का मुद्दा मनोज झा की कपोल कल्पना नहीं है, जिसे स्मृति ईरानी को तंग करने के इरादे से वो संसद में लेकर आए। इस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। नमस्कार, स्वागत है TCH पर मेरे शो में फिर से एक बार। शक की मिजाज, सेल्फ सेंटर्ड होना, खुद को श्रेष्ठ समझना और अज्ञान को भी गर्व के साथ प्रदर्शित करना, ये खूबियां हमारी एक ऐसी मंत्री में हैं जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाती हैं, स्मृति ईरानी जी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने की विधि के बारे में बताया था और जग हंसाई का पात्र भी बनी थी। उनके हिसाब से लोगों को फोन कॉल करके ये पूछा जाता है कि आप भूखे हैं, आप भूखे हैं। और जिस तरह स्मृति जी किसी कार्यक्रम के लिए सुबह सुबह 5 बजे घर से निकली, मान लीजिए, बिना कुछ खाए, और फिर उन्हें मौका ही नहीं मिला कुछ खाने का, सीधा कार्यक्रम में पहुंचना पड़ा और 10 बज गए। ठीक इस समय कोई फोन कॉल करके उनसे पूछ ले कि स्मृति जी आप भूखी हैं, तो वो क्या कहेंगी? तो बस ऐसे बनता है हंगर इंडेक्स उनके हिसाब से। और हमने आपको सही जानकारी दी भी थी कि कैसे बनता है असल में हंगर इंडेक्स। हम तो हमेशा देते रहेंगे आपको सही सूचनाएं, सही जानकारियां। खैर, अभी पीरियड्स लीव पर राज्यसभा में उनकी इनसेंसिटिव और आत्म केंद्रित सोच पर चारों तरफ से आलोचनाएं आना बंद भी नहीं हुई थी कि उन्होंने गोदी मीडिया के एक चैनल को इंटरव्यू देकर अपने अज्ञान का सॉलिड सबूत दे दिया। उनके हिसाब से LGBTQIA+ का मतलब है सिर्फ गे मैन, यानी समलैंगिक पुरुष, होमोसेक्सुअल। एक तो मैम मनोज कुमार झा जैसे शिक्षित जेंडर संवेदी पुरुष और सांसद से खार खाए बैठी हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की, और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्हें लगता है कि मैं फेमिनिस्ट हूं, और फेमिनिस्ट औरत हमेशा गुस्साई रहती है, किसी आदमी को बोलने नहीं देती, बल्कि मर्द उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, और मर्द हमेशा गलत होते हैं, गलत इरादे वाले होते हैं। खास तौर से अगर वह स्मृति जी से सवाल पूछ ले तब तो वो निहायत छिछोरा है। आप खुद सुन लीजिए कि स्मृति जी क्या कह रही हैं, किस अंदाज में कह रही हैं, किससे कह रही हैं, और फिर आप मुझसे सुनिएगा उसकी व्याख्या। Now tell me, the LGBTQIA community that the honorable member wanted a response for, which gay man without a uterus has a menstrual cycle? क्यों स्मृति जी, आप ऐसा क्यों करती हैं? बोलने से पहले आप कम से कम गूगल ही कर लेती, लेकिन अपने अज्ञान पर 200% भरोसा और मैं केंद्रित रहना शायद आपको ऐसा करने नहीं देता। खैर, कोई बात नहीं। आप और स्मिता प्रकाश दोनों को हम विस्तार से समझा देंगे कि LGBTQIA+ में गे मेन के अलावा और कौन कौन आते हैं। कहीं स्मृति जी पर मेरी PhD ना हो जाए। असल में मनोज जी ने उनसे सवाल पूछा था कि आपका मंत्रालय LGBTQIA+ समुदाय की मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में क्या कर रहा है। मैम को लगा कि मनोज झा गे पुरुषों, यानी जिनके पास यूट्रस ही नहीं है, उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानबूझकर पूछ रहे हैं, और जवाब में पता नहीं वो क्या क्या कह देती, बस वहां पर किसी तरह कंट्रोल किया। लेकिन अब सुन लीजिए कि वाहियात सवाल का मैं क्या जवाब देती हूँ। पूछा ही कैसे मुझसे? एक तो जब स्मृति जी बार बार फेमिनिज्म शब्द का इस्तेमाल करती है ना, मुझे ऊपर से ईश्वर के हंसने की आवाज आती है। सच, कहां लिखा है कि पुरुष फेमिनिस्ट नहीं हो सकते?
और किस फेमिनिस्ट ने कहा है कि फेमिनिज्म का संघर्ष औरतों का अकेले का संघर्ष है, उन्हें अकेले लड़ना चाहिए? या किसी संवेदनशील पुरुष को अपनी ही मां, बहन, बेटी, पत्नी, महिला मित्र या आसपास की किसी महिला की वेलबींग के बारे में सोचना नहीं चाहिए? और वो भी तब जबकि वो सांसद हो। ऐसे तो जॉन स्टुअर्ट मिल को भी इंग्लैंड की संसद में कभी महिला मताधिकार की बात उठानी ही नहीं चाहिए थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने 20 मई 1867 को महिलाओं के मतदान के अधिकार पर भाषण दिया था और इसकी प्रेरणा उन्हें बाहर सड़क पर चलती मुहिम से मिली थी। 1866 में मिल ने महिला अधिकारों की पायनियर्स एमिली डेविस और एलिजाबेथ गैरेट एंडरसन की ओर से महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में पहली सामूहिक याचिका हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश की थी। इस पिटीशन ने पूरे इंग्लैंड में हल्ला मचा दिया था। साल भर बाद जाकर पार्लियामेंट पर इस पर पहली बहस हो पाई और 61 साल के स्टुअर्ट मिल ने 20 मई 1867 को इंग्लैंड की महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग सामने रखी। अगर यही नियम बना दें कि सिर्फ मर्दों को मर्दों की बात सामने रखनी चाहिए जब वो एक संविधान के पद पर हो, तब तो दुनिया चल ही नहीं सकेगी। राजा राम मोहन रॉय को ही याद कर लीजिए। उन्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए था कि कोई सती हो रही है? क्यों उन्होंने सती के खिलाफ आंदोलन चलाया? या महात्मा ज्योतिबा फुले को याद कर लीजिए। लड़कियों का पहला स्कूल उन्हें नहीं खोलना चाहिए था। अगर वो चाहते तो पत्नी को शिक्षित बनाने की बजाय सावित्रीबाई फुले को शिक्षित बनाने की जगह महज अपनी सेविका बना के रख लेते, कौन रोक लेता? तमाम प्रगतिशील पुरुषों ने हमेशा स्त्री हकों की बात की है, जब तक कि स्त्रियां खुद इस लायक नहीं हो गईं कि अपने मुद्दे वो खुद उठा सकें और उनके लिए संघर्ष कर सकें। जब कोई समुदाय स्वयं जागरूक हो जाता है, उसके बाद पुरुषों को इस लड़ाई में साथी, एलाई, हमसफर और हमदर्द बनना होता है। कुछ बन पाए, कुछ नहीं बन पाए। कुछ सिर्फ औरतों की राह का रोड़ा बनकर रह गए, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, दब गया, हवा निकल गई दबदबे की। और उसके बाद भी शहीदाना अंदाज अपनाया उन्होंने कि साक्षी ने कुश्ती का त्याग कर दिया, मैं भी करता हूं बात बराबर। नहीं, बात बराबर कैसे? ब्रजभूषण जी, आप और साक्षी एक नहीं है। उस महिला ने आपके अन्याय और इस दबदबे से तंग आकर संन्यास की घोषणा की और आपने तब, जब कोई और उपाय नहीं बचा, नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को भी भंग कर दिया गया। अब भले ही हरियाणा के चुनावों के मद्देनजर हेडलाइन मैनेजमेंट का ये पूरा खेल हो, लेकिन ब्रजभूषण ने सिद्ध कर दिया कि राजनीति चाहे तो औरतों की राह में किसी पल कांटे बिछा सकती है। इसलिए भी हमें और ज्यादा सेंसिटिव पुरुषों की जरूरत है, क्योंकि संसद में पहुंची सब स्त्रियां भी कहां जागरूक स्त्रियां हैं। पीरियड लीव का मुद्दा मनोज झा की कपोल कल्पना नहीं है, जिसे स्मृति ईरानी को तंग करने के इरादे से वो संसद में लेकर आए। इस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है, फेमिनिस्ट इस पर बात कर रही हैं, रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं। ऐसे में जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते इस मुद्दे को संसद में उठाने का हक किसी भी सांसद का है। लेकिन स्मृति जी, आप इस अधिकार पर ही सवाल उठाने लगी। बाबा साहेब को तो आजादी के बाद एक मंत्रालय मिल गया था, चैन से रहते। लेकिन नहीं, वे तो हिंदू कोड बिल पास करवाकर महिलाओं को बराबरी का हक दिलवाने पर आमादा थे। मैं चाहती हूं समाज में जेंडर बराबरी के लिए हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, बशर्ते कि उसे मुद्दों की समझ हो। आप क्या चाहती हैं स्मृति जी? फैशिज्म और फेमिनिज्म का मेल बहुत भयानक है। पॉलिटिकल को पर्सनल बनाना और भी खतरनाक है, जो स्मृति जी बार बार करती हैं। जनता के लिए काम करना हो तो आत्ममोह से बचना बहुत जरूरी है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से बचना जरूरी है और जरूरी है मुद्दों की सही समझ होना। तो आइए जान लेते हैं कि LGBTQIA+ कौन है और इनमें कौन लोग मेंस्ट्रुएट करते हैं या नहीं करते हैं। LGBTQIA+ को क्वेयर समुदाय कहते हैं। क्वेयर एक अम्ब्रेला टर्म है उन तमाम लोगों के लिए जिनका अलग अलग किस्म का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है वो भी आगे बताऊंगी, पहले क्वेयर के बारे में जान लेते हैं। L यानी लेस्बियन, यानी समलैंगिक लड़कियां, होमोसेक्सुअल लड़कियां, दोनों मेंस्ट्रुएट कर सकती हैं, दोनों की माहवारी आती है। G मतलब गे, यानी समलैंगिक पुरुष, होमोसेक्सुअल मेन, इन्हें माहवारी नहीं आती, ये मेंस्ट्रुएट नहीं करते। B बाइसेक्सुअल के लिए, इसमें औरत मर्द कोई भी हो सकता है जो बाइसेक्सुअल हो और मेंस्ट्रुएटिंग हो सकता है। T ट्रांसजेंडर के लिए, ये मेंस्ट्रुएटिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। Q
क्वेयर के लिए ये मेंस्ट्रुएटिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आई इंटरसेक्स, ये भी मेंस्ट्रुएटिंग हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ए फॉर एसेक्सुअल, एसेक्सुअल यानी अयौनिक, वो मेंस्ट्रुएटिंग भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पुरुष और स्त्रियां दोनों हो सकते हैं। तो ये तमाम आइडेंटिटीज जिनमें स्त्रियां पुरुष दोनों आ सकते हैं, इनमें से जो स्त्रियां हैं वे सब मेंस्ट्रुएट कर सकती हैं। प्लस का मतलब क्या है? यहाँ प्लस का मतलब है कि केवल इतने तक ही सीमित नहीं है यौनिक अस्मिताएं, बल्कि इसके अलावा भी अगर कुछ और सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोग हों तो उन्हें भी इसमें शामिल माना जाए। तो स्मृति जी, सिर्फ गे पुरुष नहीं है एलजीबीटी समुदाय, और कई क्वेयर व्यक्ति मेंस्ट्रुएट करते हैं। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बात करते हैं। क्या है ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसकी ओर आकर्षण महसूस करता है या किसके प्रति प्रेम या रोमांस के भाव उसके मन में उत्पन्न होते हैं। वो उन भावों की अभिव्यक्ति किस तरह करता है, करना चाहता है या कर सकता है, ये सब इस पूरे डिस्कोर्स के दायरे में आता है। ये एक ऐसी सहज और नेचुरल प्रवृत्ति है जो गतिशील है। अक्सर ये निर्मित भी होती है, बदल भी सकती है और भ्रमित भी हो सकती है। हर व्यक्ति ये खुद परखता है और तय करता है, या कई बार तय नहीं कर पाता है कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। लेकिन हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर सके। वरना तो आप जानते हैं कि जो चीजें, अपने अस्तित्व की जो सच्चाइयां जो किसी व्यक्ति को छुपानी पड़ सकती हैं समाज से, वो उस व्यक्ति को घुटन, मानसिक त्रास और कई तरह के शोषण की जद में ले आती हैं। आप वनरेबल हो जाते हो। इसलिए आपने गे परेड को प्राइड परेड की तरह होते हुए देखा होगा। प्राइड क्यों? इसमें क्या प्राइड है? समलैंगिकता को और अलग तरह की उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को हमेशा शर्मिंदगी से जोड़ा गया। इसलिए जब क्वेयर समुदाय ने इस समाज की दी हुई शर्मिंदगी और अकेलेपन के खिलाफ सामने आने का फैसला किया, तो उस परेड को प्राइड, गर्व परेड कहा गया। आपको लगता होगा, बल्कि आपको सिखाया भी गया होगा कि औरत मर्द का रिश्ता ही एक नॉर्मल रिश्ता होता है। मर्द जैसे मर्द होने चाहिए और औरत जैसी औरत होना ही नॉर्मल होता है। लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि आइडेंटिटीज हमेशा फ्लूइड होती हैं। इसे कहते हैं सेक्सुअल बाइनरी, यानी सिर्फ मर्द औरत के समीकरण में सोचना। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरह की सेक्सुअल आइडेंटिटीज नहीं होती। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं है दुनिया, सतरंगी है। इसलिए क्वेयर प्राइड का प्रतीक है सतरंगी झंडा, यानी तमाम तरह की सेक्सुअल आइडेंटिटीज का प्रतीक। किसी प्राइड परेड में पुरुष को चूमते पुरुष की तस्वीर शायद स्मृति जी ने देख ली होगी कहीं। तो ये धारणा अपने मन में बना ली होगी कि LGBTQIA+ का मतलब है सिर्फ गे पुरुष। वैसे आपको पता है पहली प्राइड परेड कब हुई थी? 1914 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने क्वेयर शब्द का इस्तेमाल समलैंगिक पुरुषों के लिए किया था, जो असल में किसी जेंडर रोल से मुक्त होकर गे घेटो में मौज का समय व्यतीत करते थे। लॉस एंजलिस टाइम्स ने ही ऐसी खबरें भी छापी जो बताती थी कि पुरुषों के कई क्लब थे जहां वो मिलते थे और ताना पोशाकें भी पहनते थे और रति क्रीड़ा, सेक्सुअल एक्ट्स भी किया करते थे। पुलिस से पकड़े जाने और शर्म से आत्महत्या कर लेने की भी तमाम खबरें मिल जाती हैं। जितनी भी नेगेटिविटी इस शब्द के साथ जोड़ी गई थी और जितनी शर्म इस शब्द के साथ जोड़ी गई थी, उससे मुक्त करके इस शब्द को बहस का विषय बनाया गया। क्वेयर शब्द को रिक्लेम किया गया, जिसका मतलब अब सिर्फ समलैंगिक पुरुष नहीं रह गया, बल्कि वो सारी की सारी सेक्सुअल आइडेंटिटीज इसमें शामिल कर ली गई जो औरत मर्द की बाइनरी में फिट नहीं होती। क्वेयर को एकेडमिक डिस्कोर्स में तब लाया जा सका जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर टेरेसा डी लॉरेटिस ने फरवरी 1990 में एक कॉन्फ्रेंस इस विषय पर आयोजित की और 1991 में 1991 में डिफरेंसेस नाम का एक जर्नल उसका विशेष अंक क्वेयर डिस्कोर्स पर एडिट किया। और इसी साल यानी 1990 में शर्मिंदगी और दड़बे में छुपकर रहने की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए पहली क्वेयर परेड न्यूयॉर्क में हुई। राइट टू प्राइवेसी कहता है कि आप अपने बंद कमरे में क्या करते हो, इससे समाज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।
नेचुरली बंद कमरे में कोई अपराध करना, कोई गैर कानूनी काम करना, नाबालिग के साथ सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होना या बिना सहमति के कोई सेक्सुअल एडवांसमेंट करना, ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर नहीं आता है। पहले समलैंगिकता को गैर कानूनी ही माना जाता था, अप्राकृतिक यौन क्रिया कह के, लेकिन क्लियरली 377 में से वो हिस्सा हटा दिया गया जिसके तहत होमोसेक्सुअलिटी को अप्राकृतिक माना जाता था और इसलिए अपराध माना जाता था। यानी कि आप दो कंसेंटिंग अडल्ट जिनकी सहमति हो, किसी भी जेंडर के वो हों लेकिन एडल्ट हों, अगर वो आपसी सहमति के साथ हैं तो ये उनका प्राइवेट मसला है, स्टेट का नहीं। लेकिन असल में सवाल सिर्फ बंद कमरे में आजाद होने का नहीं होता। प्राइड या सम्मान किसी रिश्ते को तभी नसीब होता है, सोचकर देखिए, जब आप दुनिया के सामने उसे स्वीकार करने में न झिझकें। ये सबके लिए सच होता है। आपका पार्टनर कोई भी हो, अगर वो आपको दुनिया से छुपाए या शर्मिंदा महसूस करे आपके बारे में, तो क्या मतलब है उस रिश्ते का? सोचिए, गिल्ट और शर्म के अलावा वो रिश्ता आपको क्या देता है? ऐसे ही तो गाना नहीं बना है ना फिल्म का, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, या प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। कोई हेट स्पीच नहीं दी, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी से जबरदस्ती नहीं की, हिंसा नहीं की, सिर्फ प्यार किया। और अगर आप कहें कि ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, तब तो आपको ढंग से पुराण वगैरह छान लेने की जरूरत है। होमोसेक्सुअलिटी को बहुत से लोग समझते हैं कि कहीं विदेश से आया हुआ ये विचार है, ये ख्याल है, और इसलिए होमोफोबिया अपना यहाँ वहाँ प्रदर्शित करते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं कि ये विदेश से आई हुई संस्कृति है। नहीं, बल्कि होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ जितनी भी धारणाएं हैं, होमोफोबिया विक्टोरियन नैतिकता और अंग्रेजी कानून से आया है। पहली बार अंग्रेजों ने ही होमोसेक्सुअलिटी को बैन किया था, ये विदेशी प्रभाव है। आपको दो कहानियां सुना देती हूं चलते चलते। मत्स्य पुराण के 10वें और 11वें अध्याय में एक कथा आती है जिसमें मनु का एक पुत्र है इल। इल एक महाप्रतापी राजा है। एक बार अपने सैनिकों के साथ वो शिकार करने जंगल में चला गया। आगे बढ़ते बढ़ते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां शिव और पार्वती एक साथ क्रीड़ा कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे। शिव पहले ही एक आदेश कर चुके थे कि इस जंगल में जो भी पुरुष लिंग होगा, कुछ भी, फूल, पत्ती, जानवर, मनुष्य, जो भी होगा वो स्त्री हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नेचुरली वो पार्वती जी को सेफ फील कराना चाहते थे ताकि उन्हें ये ना लगे कि इस इंटीमेट पल में कोई पुरुष निगाह मुझे देख रही है। अच्छा, अब राजा इल गलती से उस इलाके में पहुंच गए और शिव के कहे अनुसार वो औरत में तब्दील हो गए। उनके सभी सैनिक और यहां तक कि घोड़ा भी फीमेल हो गया। रामायण के उत्तरकांड में भी ये कथा आती है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। उसके हिसाब से बताया गया है कि शिव भी खुद औरत बन के पार्वती का मन बहला रहे थे। तो खैर, राजा इल इला हो गए। अफसोस करते हुए इल शिव के पास पहुंचे तो शिव बोले कि अब तो जो हो गया सो हो गया, कमिटमेंट हो गई, अब मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो तुम पुरुषत्व छोड़कर कुछ भी और मांग लो। इल को तो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी वापस चाहिए थी। तब इल, या कहिए कि इला को किम पुरुष, कौन पुरुष, इस रूप में रहने को कहा शिव ने। किम पुरुष, या जिसे बाद में किन्नर भी कहा गया। अब इल को लगा कि यहां तो दाल गली नहीं, तो वो पार्वती जी के पास चले गए कि ये तो महिला हैं, द्रवित होकर मेरा उद्धार कर देंगी। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो आधा ही वर दे सकती हूं, इसलिए मैं ये कहूंगी कि जीवन में आधे समय आप स्त्री रहोगे और आधे समय आप पुरुष रहोगे। समय कौन सा होगा ये स्वयं चुन लेना। तब इल ने 1 महीना स्त्री होना और 1 महीना पुरुष होना चुना, और पुरुष रूप का नाम पड़ा सुद्युम्न, स्त्री रूप तो आप जानते ही हैं, इला उसका नाम पड़ा। स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में इन्होंने संतान को जन्म दिया। मजेदार है कि अयप्पा स्वयं 2 पुरुषों की संतान है, स्त्री रूप में विष्णु यानी हरि की और हरा यानी शिव की। राजा भागीरथ, जिनके साथ गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा जुड़ी है, वे 2 स्त्रियों की संतान हैं। भागीरथ के पिता राजा दिलीप की मृत्यु के बाद उनकी दोनों रानियां एक अंधेरी बरसात की रात में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होती हैं और उनमें संभोग से भागीरथ का जन्म होता है। उन्हीं के वंशजों में राम आते हैं। असल में प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन कहानियों में अगर आप खंगालें उनको, तो पाएंगे कि एक वक्त था जब हमारे जेंडर रोल इस कदर
रूढ़ नहीं थे, फिक्स्ड नहीं थे जितने आज बना दिए गए हैं। सोचिए, इल जब इला यानी स्त्री बना होगा तब तो उसे पीरियड्स आते होंगे ना। इसे कहते हैं फ्लूइड जेंडर आइडेंटिटी, गतिशील। ऐसी ही है दुनिया भी, इतनी जादू भरी तो नहीं लेकिन इसी के आसपास। खतरनाक हमेशा कट्टरता होती है और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा ज्ञान। हम एक सेंसिटिव मुद्दे पर एक जिम्मेदार मंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की बजाय और सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनने की बजाय वो थोड़ा पढ़ें और साधारण लोगों की बातें सुने। अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को जानना जरूरी है। आखिर उन पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हमारे तमाम शो और जुड़े रहिए TCH से। हमारी हिम्मत बढ़ाइए।